अच्छा जी, ये जो है हमारे पास, ठीक है, इस डिज़ाइन को हम बनाते हैं बूटस्ट्रैप में। ठीक है, वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्लासेस जो हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी खुद से। ये आपको ऐसे याद नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाओगे तो क्लासेस जो आपको खुद ब खुद याद होती रहेंगी। उसको भी, अच्छा, इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बताया था कि एक मेन फोल्डर होगा, इसमें आप बना लो एसेट्स का फोल्डर। ठीक है, इस एसेट्स के फोल्डर में फिर तीन फोल्डर बनाएंगे। इमेजेस के लिए, ठीक है, ये जरा ध्यान रखना होता है कि एसेट्स वाला यहाँ पे कनेक्ट, और सीएसएस के लिए, और जेएस के लिए। ठीक हो गया, तीन हम फोल्डर बना रहे हैं यहाँ पे, एसेट्स, इनो, इसके अंदर एसेट्स, और एसेट्स के अंदर फिर तीन फोल्डर, और ये आपकी इंडेक्स मेन फाइल। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने बूटस्ट्रैप पे, गेट बूटस्ट्रैप, और मैं डॉक से जो ये सेकंड वाली है इसको उठाता हूँ, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर। ठीक हो गया। इसमें टाइटल हम इसका चेंज कर देते हैं, साइट, और ये हमारी मेन एरिया। लगा, अच्छा, तो ये हमारा सेटअप हो गया बूटस्ट्रैप का। ठीक है, अब हम आते हैं इधर। तो सबसे पहले हमारे पास नैव बार है। ठीक है, तो ये देख लेना अब क्या इश्यूज आते हैं आपको, कैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कंपोनेंट उठाता हूँ नैव बार वाला, नैव बार पहली पहली उठा रहा हूँ। ठीक है, कॉपी किया मैंने, और इसको मैं यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक हेडर। ठीक है, इसमें नैव बार। अब ये इसकी जो HTML है, CSS है, ये आपको खुद समझनी पड़ेगी इसमें क्या हो रहा है। मैंने समझाई भी थी आपको, नैव, ठीक है, कंपोनेंट है, इसके अंदर आपके पास इनर फ्लूइड के नाम से है। ठीक है, और एक बटन, और एक ये आपकी नैव है, मेन जो राइट साइड है, और इसके अंदर एक यूएल के अंदर ये पूरी नैव बार आ रही है, और फॉर्म के अंदर ये राइट साइड पे वो जो आपको फॉर्म नजर आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्म की हमें जरूरत नहीं है। अगर हम अपना डिजाइन देखें तो हमें इस फॉर्म की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं इस फॉर्म को जो है डिलीट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, सेव करता हूँ, तो आपके पास ये नैव बार बच गए। ठीक है, अब ये जो नैव बार है हमारी, ये कंटेनर में है, तो इसको क्लास लगी हुई है कंटेनर फ्लूइड की यहाँ पे, ये इसकी फुल विड्थ कर रही है, लेकिन हमें ये फ्लूइड की क्लास, दो तरह के कंटेनर है, एक फिक्स विड्थ वाले और एक फ्लूइड, तो हमें जस्ट कंटेनर चाहिए। ठीक है, ये आपका आगे कंटेनर। अच्छा, मैं इधर बटन लगाता हूँ, बटन हमारा आएगा यूएल, यूएल के अंदर एलाइज है, यूएल के बाद क्योंकि यहाँ पे फॉर्म पड़ा हुआ था, मैं यहाँ पे एक डिव लगाता हूँ, डिव के अंदर एक ए लिंक, कहीं नहीं जा रहा, और क्लास बीटीएन, बीटीएन डैश SC सक्सेस, और राउंडेड पिल, गेट, सेव किया मैंने, तो ये आपका गेट स्टार्टेड का बटन। ठीक हो गया, मेन्यू इधर है, गेट स्टार्टेड इधर है। गेट स्टार्टेड के राइट लेफ्ट पे देखो आप, पैडिंग कम है, तो इसको पैडिंग देनी है मैंने किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने देना है पैडिंग तो P X-4 में कर रहा हूं, सेव करेंगे,
तो ये आपका गेट स्टार्टेड। कलर चेंज है, कोई मसला नहीं है, इसको अभी चलने देते हैं। अब इसमें आपके पास है होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, और एक ये ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है। लिंक बेशक कम ज्यादा हो जाए, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को देखो, यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर फिर एक एल आई, और एल आई के अंदर एक और, एल आई के अंदर नहीं, एक और एल आई है जिसके क्लास लगी हुई है ड्रॉप डाउन। ये है वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है। ये एल आई, इसके अंदर ही एक ए टैग है, फिर यूएल है, इन्होंने आपस में लिंक बनाया हुआ, ठीक है। और ये एक डिसेबल्ड बटन पड़ा हुआ है, एरिया डिसेबल्ड, यानी डिसेबल्ड की क्लास लग जाती है तो वो बटन जो है वो डिसेबल हो जाता है, यानी कभी आपको जरूरत पड़े डिसेबल बटन करने की तो इस तरीके से हम करते हैं। तो हमें इस डिसेबल्ड बटन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमें यहाँ पे, ये है हमारा होम, ठीक है, और ये हमारा एक लिंक है। लिंक जब भी बनाना होगा, ये क्लास आपकी चल रही है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं बनाते। होम हमारा आ गया, अबाउट, सर्विसेज, और क्या था, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, और टीम है। क्योंकि ये नीचे लिंक होंगे ना, तो इसलिए हम सेक्शंस होंगे ये। टीम और कॉन्टैक्ट, ड्रॉप डाउन और कॉन्टैक्ट, एक और ये ड्रॉप डाउन हमारी आ गई, और इसके नीचे एक कॉन्टैक्ट। ये ड्रॉप डाउन जस्ट हम इसका नाम कुछ हैवी रख देते हैं, पेजेस, ठीक है। और ये बस, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो ये हमारे पास अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, टीम, पेजेस, और ये जस्ट वैसे ही हमने रखी हुई है। अब एक तो ये इनो, ये वैसे टेक्स्ट ही है, जस्ट इसको आप चेंज कर दो, फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, कुछ भी खास नहीं है। ये आपका कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है नया। मैं बस ऐसे इसको कर देता हूँ, ठीक है। इनो हमारा लोगो कोई हो तो। अब रह गई आपकी नैव बार, अब इसको लेकर आना है राइट साइड पे, ठीक है। आपने इंस्पेक्ट करके इसको समझना है, ये खुद से आपको समझनी पड़ेंगी चीजें। आप इस नैव बार को समझो कि इसमें क्या किया हुआ है, ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे तो ये यूएल जो है, ये लेफ्ट पे कैसे आई हुई है कि इसको राइट साइड पे मार्जिन लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको देखो तो इसमें देखो, इसको फ्लेक्स लगा हुआ है, ठीक है। और फ्लेक्स बेसिस ऑटो है, ठीक है, ये इस तरह से। तो फ्लेक्स के अंदर क्या करता है, वो एक लाइन में कर देता है। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लास लगी हुई है, मैं भी आपको बताता हूं, ये फ्लेक्स ऐसे काम करता है, ठीक है। फ्लेक्स लगाया तो वो ऐसे काम कर रहा है। लेकिन किया क्या है इन्होंने, इन्होंने ये जो यूएल है, अगर आप गौर करो तो इसके राइट साइड पे मार्जिन आ रहा है। यहां पे इसकी क्लासेस पढ़ो तो लिखा हुआ है एम ई ऑटो, एम ई, यानी ई, एम फॉर मार्जिन, ई का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या, राइट साइड पे। तो उसने कहा राइट साइड पे सारा मार्जिन लगा दो, इस वजह से मेन्यू इधर चली गई है। अब हमें मेन्यू को राइट साइड पे लेकर जाना है, तो हम इसकी क्लास को क्या कर सकते हैं, हम यही ऑपोजिट करना चाह रहे हैं ना। उसने राइट साइड पे लगाया, हम इसको लेफ्ट साइड पे लगा दें मार्जिन। एम एस ऑटो, बस इसकी ये क्लास यहाँ पे चेंज कर दो, एम ई ऑटो से एम एस ऑटो। सेव किया, इधर चलो, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में स्पेस देनी है, तो गैप, हमें पता है कि गैप यूज होता है। यहाँ पे आए, यहाँ पे लगा हुआ फ्लेक्स, ये हमें पता है कि यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है। तो फ्लेक्स के अंदर जब फ्लेक्स लगा होता है, हम उसको गैप भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सर्च कर लो गैप, ठीक है। यहाँ पे ये गैप्स आ रहे हैं। अब ये गैप जो है, ये यहाँ पे नहीं सही आपको मिलेगा, ये आपको स्पेसिंग,
ये देखना पड़ेगा यहाँ पे, गैप, रो गैप, कॉलम गैप, कॉलम गैप, ये है जी। ये ग्रिड का गैप है, ये नहीं हमें चाहिए। यहाँ से फ्लेक्स किधर है, ये फ्लेक्स, फ्लेक्स। तो यहाँ पे देखो गैप कहीं पे आ रहा है, अलाइन सेल, फिल, ग्रो, श्रिंक, मार्जिन, अलाइन आइटम, रैप, ऑर्डर, कंटेंट, मीडिया। तो यहाँ पे गैप होता तो है, वैसे इसमें जी के नाम से शुरू होता है। गैप है ना क्लास, रो गैप, कॉलम गैप, गैप्स यहाँ पे है। गैप की क्लास तो कोई भी नहीं है इसमें, क्लास का नाम कहाँ पे है? किसमें? ये रहा गैप 3। लेकिन ये ना ग्रिड के अंदर है, ये डिस्प्ले टेम्पलेट कॉलम्स जो है ना, ये ग्रिड स्टाइल है, डी ग्रिड का स्टाइल है, तो मेरा ख्याल है गैप इसमें भी लग जाएगा। अच्छा हम आते हैं इधर, और इसको लगा हुआ फ्लेक्स, तो हम यहाँ पे क्लास लगाते हैं गैप 3, सेव करते हैं, देखते हैं क्लास वैसे है सही, ये आ गया आपका गैप, ठीक है, ये गैप 3 ये लगा हुआ है, ठीक है, गैप की क्लास। अब ये चीज़ें आपको, अब इतनी सारी हैं, सारी हमें भी ज़ुबानी याद नहीं होती, बहुत सारी क्लासेस हैं इसमें। तो इस तरीके से आपको अब जो रॉ सी एस एस पढ़ाई है, उसका मतलब यही है ना कि एक फ्लेक्स लगा हुआ है, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप सर्च कर लो, ठीक है। तो गैप जो है, गैप जो है इसकी सी एस एस फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है। तो अब आप ये लकीर के फकीर नहीं बनना, आपने चीजों को समझ के करना, इंस्पेक्ट करो, देखो क्या लगा हुआ है इसको, एक वेबसाइट में टाइम लगेगा, दूसरी में लगेगा, तीसरी में आपको जुबानी याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और इसमें मैं ना एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लूँ, वो क्या नाम था उस एक्सटेंशन का? हाँ जी, इंटेलिसेंस। तो वो आपको बूटस्ट्रैप की भी, लेकिन वो आपको देगा जब लोकल से अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिसेंस फॉर सी एस एस क्लासेज एंड एच टी एम एल, इंस्टॉल करते हैं इसे। ये मैंने इसकी विंडो की थी नहीं, तो इस वजह से काफ़ी मिस है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं लिखता हूँ बी टी एन डैश, तो ये मुझे नहीं देगा, ये लोकल पे करना हो ना तब ये लोकल पे, क्योंकि उसको वो रीड नहीं कर पाता कि कहाँ से आ रही है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इनको ना सेव कर लेता हूँ। तो ये लिंक होते हैं बेसिकली, ये लिंक है, इस लिंक को आप ओपन कर लो ब्राउज़र में, ये हो गया, कंट्रोल एस करोगे तो आप इसको एज ए फाइल जो है कहीं पे भी सेव कर सकते हो। यहाँ पे मुझे डेस्कटॉप नहीं दिखाना है, पहले तो दिखाता था। कहाँ से जाना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। लेक्चर्स, एसेट्स, जेएस, ठीक हो गया। ये बूटस्ट्रैप मेन सी एस एस थी, ओ सी एस एस थी, चलो मूव कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ से हम ले आते हैं इसकी जावास्क्रिप्ट का लिंक, ठीक है, कॉपी किया मैंने, और इसको भी ऐसे ओपन किया, कंट्रोल एस, और जेएस के अंदर, ये जीएस के अंदर चलेगी, ठीक है। इनकी ये सारा कुछ जो है यहाँ से ख़त्म करेंगे, जस्ट इसका एसआरसी में डॉट स्लैश एसेट्स जेएस और बूटस्ट्रैप मिन जेएस, और इसका जो सीएसएस है हम इसकी प्रॉपर जो है फोल्डर में मूव कर देते हैं, ये इसका फोल्डर है सीएसएस का। अच्छा जी, यहाँ पे हम सारा कुछ ख़त्म कर देना आपने,
डॉट स्लैश एसेट्स CSS बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे ना रेल लाजमी लगाना आपने, ठीक है, ये वरना काम नहीं करती कभी कभी ना CSS। तो देखते हैं कि चीज़ें सही चल रही हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो सही चल रहा है हमारा। और यहाँ पे अब आप देखो तो हमें सारी क्लासेस का अब व्यू दे रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब रह गया इसका जो कलर है वो ज़रा लाइट है हमारे पास, कलर ठीक है हुवर के अच्छा ये बैकग्राउंड देखो ना इसका कुछ भी नहीं है, तो हम नैव बार में चलते हैं। कुछ चीज़ें हमें भी याद है, कुछ चीज़ें नहीं है याद। यहाँ पे हमारे पास था बैकग्राउंड्स था, कलर स्कीम, तो आया कि इसमें कोई कलर स्कीम का है ऑप्शन कि हम कलर स्कीम ख़त्म करना चाहें। मेरा ख्याल है इसकी जो BG बॉडी टेरिटरी, आई थिंक ये क्लास इसकी ख़त्म करें ना, सेव करते हैं तो ये ख़त्म हो गया। उसको ओपन करो, वहां से क्लासेस देखो, यहाँ देखो कौन कौन सी अप्लाई हो रही है। शुरू में ये मुश्किल है चीज़, जब इसे याद हो जाती है फिर ये 5 मिनट का काम नहीं है। अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है, और हुवर के ऊपर कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप अब ये चीज़ देखो, एक दफ़ा तो मैं यहाँ पे अपनी CSS एक फाइल बना लूँ, style.css, ठीक हो गया। अब ये फाइल किसके नीचे आएगी, लिंक CSS स्टाइल डॉट, ये पड़ी है हमारी डॉट स्लैश एसेट्स CSS स्टाइल CSS, सेव किया मैंने, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमें वो क्लास लेकर आनी है जो इस A टैग के ऊपर, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, तो यहाँ पे लगी हुई है क्लास नैव लिंक की। तो ये नैव लिंक को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये नैव लिंक की क्लास जो है ना, वो इसके नैव मीन नेविगेशन, लिंक उसका एक लिंक बस। तो हम ये क्लास को टारगेट कर सकते हैं, नैव डैश लिंक कॉलन हुवर। जब इस पे हुवर हो तो कलर क्या है, ये ग्रीन सा कलर होता है। तो मैं इस कलर को ना इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसकी मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ताकि आगे चल के ना इस कलर को आप क्लिक करके या आप इस पर क्लिक करोगे, ये कोड इसका मिल गया, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया ओरिजिनल साइट से, ठीक हो गया। यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इसकी वेरिएबल बना लेता हूँ, रूट प्राइमरी कलर हमारा यही है, ठीक है, प्राइमरी कलर, और ये इसका कोड आ गया। ये इसके पीछे हमें डैश डैश लगानी है, ऐसे स्टार्ट होगा नाम, ठीक है। सॉरी सेमी कॉलन दो, कोई मसला नहीं। तो जब इस नैव लिंक पे हुवर हो तो इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाए, ये जो हमारा वार प्राइमरी कलर, क्योंकि अगर हम कलर चेंज करें हर जगह चेंज हो जाए, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, तो ये हमारा काम हो गया। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम मोस्टली क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपने फिर इंस्पेक्ट करके, अब देखो इस पर मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इसको मैं फोर्स स्टेट करता हूँ, होवर की स्टेट देखने के लिए फोर्स स्टेट होवर। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये देखो, ये लिंक बूटस्ट्रैप का है, ये ओवरराइड कर गया मेरे वाले स्टाइल से, ठीक है। नॉर्मली ये हो जाता, ना हो तो क्या होगा कि इसके वाले की पावर ज्यादा हो रही होगी, आपके वाले की कम होगी, क्रॉस आपके वाले पे लगा हुआ, तो आप अपने वाले के आगे इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है बस, क्योंकि किसी किसी स्टाइल को इन्होंने भी इंपॉर्टेंट किया होता है कि भाई इसको हम ओवरराइड नहीं करने देंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको खत्म करते हैं, और स्टेट आ जाएंगे नीचे, इसको मैं सेव इमेजेस, तो हीरो इमेज, और ये एसेट्स, एसेट के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर मैं इसे सेव, ठीक है। तो हमारे पास अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा,
ये नैब है, नैब को मैं यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो कोड को। तो यहाँ पे मैं एक डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर के अंदर डिव क्लास, कहाँ पे है कंटेनर, और लगाया हमने कोई कंटेनर, कहाँ स्टार्ट किया है, हेडर तो ये ओपन हो रहा है, ये होता है, वो नैव का अपना कंटेनर है। कहाँ स्टार्ट किया, वो तो नैव के अंदर है, नैव के अंदर ओपन हुआ, नैव के अंदर ही क्लोज हो गया। इसीलिए कहता हूँ HTML का स्ट्रक्चर समझा करो। क्लास क्या होगा, कंटेनर, 2 कॉलम बनाने हैं, कौन सी क्लास लगेगी, कौन सी क्लास लगेगी कंटेनर के अंदर, 2 कॉलम बनाने मैंने। पहले रो तो लगवाओ, अब आपकी लगेगी डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश स्टार्ट, आप एमडी से ले लिया करो, ना पता हो ना, स्टार्ट आप एमडी से ले लो, क्योंकि एमडी मिडल में है। डिव क्लास कॉल डैश एमडी डैश 6, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये हमें बताता है ना, नहीं बताता, ठीक है। अच्छा, तो इस साइड पे हमारे पास है टेक्स्ट, कॉपी किया मैंने, H1 मेन हमारी हेडिंग है ये, तो ये आ गया, और किसके बाद है ब्रेक, क्रिएटिव के बाद ब्रेक है, ठीक हो गया। तो ये एलिगेंट क्रिएटिव के बाद ब्रेक आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ पैराग्राफ है, H1 के नीचे पी टैग, और ये बटन है, ठीक हो गया। और राइट साइड पे इमेज लगा लें, इस कॉलम में हम डिव क्लास डॉट स्लैश डिव क्यों imgsrc डॉट स्लैश एसेट्स इमेजेस हीरो इमेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आओगे ऊपर, ये सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, आपको ढूंढनी पड़ेंगी, मैं चाह रहा हूँ कि ढूंढ के जो चीज़ की जाती है ना वो समझ सही आती है। यहाँ पे आई थिंक इमेज का देखो, यहाँ पे किधर चला गया, ये रहा, वो क्लासेस याद हो गई हैं तो फिर हम इधर देखते नहीं हैं ज़्यादा। तो रिस्पॉन्सिव इमेज करने के लिए वो कह रहा है जी कि इमेजेस आर बूटस्ट्रैप मेड रिस्पॉन्सिव विद इमेज फ्लूइड की क्लास, ठीक है जी। मैक्स विद 100% हाइट आटो, तो वो कह रहा है कि ये वाली क्लास आप यूज़ करो, तो आप इसके अलावा अगर आप IMG थंबनेल करते हो तो 200 बाई 200 की एक इमेज बन जाती है, ठीक है। और फ्लोटिंग इसको छोड़ दो, फ्लोटिंग वाला काम अब नहीं होता। और इसके अलावा वो कह रहा है कि इस तरीके से सेंटर में करनी है आपने, तो इमेज राउंडेड लगाओ उसको, ठीक है। MX ऑटो करो, डी ब्लॉक कर दो, तो ये सेंटर में आ जाएगी। डी ब्लॉक क्योंकि इनलाइन होती है, डी ब्लॉक क्लास क्या करती है, डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि वो जो हम जो डिस्प्ले कॉलम ब्लॉक करते थे, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये इसकी 2-3 क्लासेस हैं इमेज की। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए वो कह रहा है जी क्लास लगाओ आप IMG डैश फ्लूइड की, ये इंस्टॉल कर लेना, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, बाकी चीज़ें आपको खुद समझ के करनी पड़ेंगी। ये आपकी इमेज लग गई और ये हेडिंग है, ठीक है। इसके नीचे बटन लगाते हैं, प्ले वाला बटन आप लगा लेना, इसके नीचे जस्ट मैं ये बटन लगा, बटन क्योंकि वही चीज़ चल रही है, मैं नैव बार से वही बटन कॉपी करके ले आता हूँ। ये वाला ए टैग इसको लगाइए है, ये रहा, स्टाइलिंग सेम ही है, तो मैं सेम बटन कॉपी कर लेता हूँ। नैव को मैं दोबारा बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बटन सेव करते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास ये बटन है, इसके नीचे जो है थोड़ी सी हमारे पास ज़्यादा मतलब है गैप, पी के नीचे गैप ज़्यादा यानी कि मार्जिन है, तो पी क्लास MB-3, ठीक हो गया। अच्छा, और
यहाँ पे प्ले बटन है, वो आप देख के लगा लेना, वो उसको डिज़ाइन शिज़ाइन नहीं करना क्योंकि इन्होंने ये बना के लगाया हुआ है, तो इसको भी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। और इसका कलर जो है ना लाइट है, फ़ॉन्ट का कलर। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम टाइपोग्राफी, ये जो टाइपोग्राफी है ना, टाइपोग्राफी, इसके अंदर आपको ये फ़ॉन्ट के साइजेस मिलेंगे। ठीक है, सारी टाइपोग्राफी के बारे में बता रहा है यहाँ पे। डिस्प्ले हेडिंग विद फेडेड सेकेंडरी टेक्स्ट, तो वो कह रहा है कि टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी, ये कलर ज़रा फेडेड है, ये क्लास है इसकी टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी। ठीक है, अगर हम ये लगाते हैं इसको H1 को टेक्स्ट बॉडी सेकेंडरी, अब ज़रा सही लग रही है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे डिस्प्ले हेडिंग, ट्रेडिशनल हेडिंग एलिमेंट्स आर डिजाइन टू वर्क बेस्ट इन द बीटा ऑफ द स्टैंड आउट कंसिडर यूजिंग अ डिस्प्ले हेडिंग। तो कह रहा है किस तरह की आप हेडिंग बनाओ, तो इसके लिए डिस्प्ले 1 की क्लास है, तो हम डिस्प्ले 1, हाँ 1, तो हम इधर क्लास लगा देते हैं इसको डिस्प्ले 1 की, सेव करते हैं। अब देखते हैं तो काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है तो हम इसको H2 करके देखेंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा कम कर दें, डिस्प्ले 2 करके देखें, सेव करते हैं। अब ठीक है। ठीक है, तो एक नई चीज़ मैंने थोड़ी सी कर दी ताकि आपको ये क्लासेस सारी घुमा फिरा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है। ये देखो नीचे इसमें लीड बनानी है इस तरह से कुछ, यहाँ पे आप देखो ना इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं इसको ये लीड की क्लास लगाता हूँ पैराग्राफ को, तो क्या आएगा, सेव करते हैं। हाँ ज़रा अच्छी लग रही है। ये देखो, ये सारा स्ट्राइक थ्रू करना है आपने, अंडरलाइन लगाना है, बोल्ड करनी है, सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये सारे उन्होंने बताए हुए हैं। मार्क करने के लिए ये हमने पढ़े हुए हैं सारा कुछ। टेक्स्ट एब्रीवेशन, नीचे डॉट लगानी है, ये देखो एट्रीब्यूट ABR और टाइटल कुछ इस तरीके से करा है। ब्लॉक कोड बनाना है आपने, ये चीज़ें जो हैं ये सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आपको एक दफ़ा खुद ये इस तरह से अगर आपने करना अलाइनमेंट्स करनी है, टेक्स्ट सेंटर, ब्लॉक कोड, और इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, क्योंकि चीज़ वही हमने यूज़ करनी है जो हमें ज़रूरत होगी, हमें भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम आते हैं इधर, अब इसको मिडल ऑफ स्क्रीन लेकर आना है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, ये कॉलम आपका इसके इस एंगल पे लेकर आना हमने। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं रो, यहाँ पे इस रो के ऊपर भी फ्लेक्स लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आओ तो फ्लेक्स की अगर हम अलाइनमेंट चेंज कर दें, ये वाली कर दें, तो ये सेंटर में आ जाती है। रो को भी फ्लेक्स लगा हुआ है ना, रो को फ्लेक्स से ही कंट्रोल कर रही है। तो क्लास है जस्टिफाई, सॉरी, वर्टिकल एंगल में करने के लिए कौन सी क्लास है, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम, ये देखो अलाइन डैश आइटम्स, ये आ गया, तो हमें कौन सी लगानी है, सेंटर। दैट्स इट, रो को लगा रहा हूँ ताकि उसके दोनों कॉलम, रो मतलब फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, जिसको फ्लेक्स कंटेनर है ये आपकी सेंटर में हो गई। दैट्स इट। अच्छा, और चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है कि इनके दरमियान में वैसे गैप भी है लेकिन बहुत बेहतर हो गया। अब हम इसकी ज़रा थोड़ी सी यहाँ से, ये देखो आप, इसने भी आई थिंक पैडिंग ही लगाई होगी। अब ये देखो, ये देखो पैडिंग चल रही है और सेक्शन को चल रही है। ठीक है, सेक्शन बनाया नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमने हेडर तो बनाया है ना, हमने नैब तो बनाई हुई है ना, नैब को लगा देते हैं पैडिंग। हेडर तो बनाया, हेडर, हेडर के अंदर नैब है। अच्छा, हमने सेक्शन नहीं बनाया, चलो हम इसको उठा के, इसी के हाँ इसको उठा के, वैसे हम इसको कंटेनर को कोई क्लास लगाते नहीं होते, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो कोई मसला नहीं होगा। py डैश
5 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी पैडिंग आ गई। कंटेनर क्योंकि दोनों का पेरेंट है, मैंने इसको लगा दी, ये आ गई। लेकिन पैडिंग हमें चाहिए ज्यादा, लेकिन py5 से ज्यादा पैडिंग नहीं है। अब हमें अपनी क्लास बनानी पड़ेगी। मुझे चाहिए 100x100 की, ठीक है, 100 की। तो तरीकेकार क्या है कि आप इधर अपनी क्लास बनाओ, सेक्शन को मैं जहां पे उसे कहता हूं सेक्शन को जाके लगा दे, या मैं एक और काम करता हूं जो है हमारे पास py-5 है, ठीक है। मैं एक क्लास अपनी बना लेता हूं py6, वो 5 तक चल रहे हैं, मैं 6 कर देता हूं। अब मैं इधर लगाता हूं पैडिंग, टॉप बॉटम से मैं कहता हूं जी 100px, राइट लेफ्ट से 0। y का मतलब क्या है, टॉप बॉटम है ना, तो 80 कर देता हूं। सेव करते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, पी वाई की जगह में एक्सटेंड कर दिया मैंने। इसे हम कहते हैं एक्सटेंड करना, बढ़ा रहे हैं, बूटस्ट्रैप को मजीद एक्सटेंड कर रहे हैं। सेव किया मैंने, तो ये देखो आपकी अब 100 पिक्सल हो गई। मेरा ख्याल है बहुत है, 80 पिक्सल, सॉरी, बहुत नहीं, ठीक हो गया। इस तरीके से आप अपनी क्लास लगा लोगे, जहां पे वो रुक रहा है उससे आगे आप अपनी, ये तो मैंने क्लास py6 कर दिया, आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जरा उसी हिसाब से चल रहा हूं, जैसे वो क्लासेस बना रहे हैं उसी हिसाब से मैंने क्लास बना ली। अच्छा, इसके बाद कहाँ पे थे हम, ये हो गया हमारा। अगले सेक्शन पे चलते हैं। ये 3 बॉक्सेस, ठीक है, ये हमारा हेडर खत्म, नीचे आ गए। इसका क्या नाम दिया हुआ उसने, अबाउट नीचे, ये इस हेडर का हिस्सा लग रहा मुझे। चलो, तो यहाँ पे मैं सेक्शन का नाम कुछ दे लेते हैं, सेक्शन, ठीक है। इसको आईडी लगा देते हैं, कुछ आईडी ब्लॉक्स, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इसमें है क्या। अच्छा, इसके बाद डिव क्लास कंटेनर 3 बनाने हैं। डिव क्लास रो क्या आएगा, डिव क्लास md कॉल डैश md डैश 4। तो एक बनाता हूं मैं, इसमें कंटेंट डालता हूं। अच्छा जी, आइकन है और ये टेक्स्ट है और ये चीज़ है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इसका जो आइकन्स ये इन्होंने, चले हम वो रिमिक्स आइकन लगा लेते हैं। बूटस्ट्रैप के अपने आइकन्स भी हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके अपने आइकन्स भी हैं। ये इसके पास भी बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन हम रिमिक्स से लगाते हैं। इसके लिए मुझे ना आई थिंक इंस्टॉलेशन कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं, नीचे आते हैं। नेट स्लो हो रहा है। आई थिंक कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो अगर नहीं करना पड़ता तो फिर हम नई चीज़ नहीं डालते, कॉपी करते हैं, चेक करते हैं ज़रा, यहीं पे डाल देते हैं, सेव करते हैं। लगा है कहीं पे आइकन, नहीं, मेरा ख्याल है इंक्लूड करवानी पड़ेगी फाइल। इसके ये इमेज है, ये एसवीजी, हाँ ये इसका ना, इंक्लूड द आइकन फॉन्ट स्टाइल इन योर वेबसाइट हेड। चलो, हम इसका जो है ना ये कॉपी करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूड कर लेते हैं इस बूटस्ट्रैप के नीचे। ये CDN है, ठीक है, सेव किया मैंने, और इंटरनेट जो है उसको चल रहा है, ठीक हो गया। अब देखते हैं, वो आ गई बेल नीचे, नीचे नज़र आ रही है छोटी सी, आइकन लग गया। तो हम इसी के आइकन यूज़ कर लेते हैं। तो आइकन है कुछ सर्च, सर्च है इसकी,
ये है, इसको कहते हैं पहले तो ये स्टैट्स होता है कुछ। ये तो नेट को पता नहीं क्या था। चलो, अच्छा स्टैट्स इसके पास कुछ हो रही है, तो बहरहाल हम इसमें से देख के कोई भी आइकन लगा लेते हैं फिलहाल। ये कुछ ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी किया मैंने, 3 बॉक्सेस की तरह हमारे, ये आ गया हमारा आइकन पहला। अच्छा आइकन है, उसके नीचे क्या है, फ़ॉन्ट है और नीचे कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम एच आई थिंक 4 कर देते हैं, और हेडिंग 1, और नीचे कुछ पी टैग, और इसमें 7 वर्ड्स। सेव किया मैंने, और देखते हैं कि ये सही है, बस ठीक है। इसी को अब हम 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बल्कि अभी नहीं करते, अभी इसकी सेटिंग करके ना एक ही दफ़ा कर देंगे, ताकि बार बार हमें ना करना पड़े। तो कंटेनर, इसको हमने क्लास बनाई है py6 की, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे ना कभी भी ये जो कॉल है ना, इसको डायरेक्ट इसके अंदर एलिमेंट नहीं रखने, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। कट करके ना इसके अंदर एक डिव बना लो, उस डिव के अंदर रखो, यानी इसका जो चाइल्ड है ना वो एक डिव होनी चाहिए, उसके अंदर आप फिर जो कुछ मर्जी करते रहो। ये आपको मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आती है फिर। अच्छा, ठीक हो गया। तो ठीक है, ये रो के अंदर कॉलम्स, कॉलम के अंदर एक डिव, और उसके अंदर अब आप इसका, इस कॉलम वाले जो डिव है इसका एक चाइल्ड होना चाहिए डिव, उसके अंदर आप फिर जो कुछ मर्जी करते हो, ठीक है जी। इसको हम इसको हम लगाएंगे अब बैकग्राउंड कलर, क्योंकि अगर हम मैं कॉल वाले को लगा दूँ ना तो बीच में जो गैप होता है वो भी फिल हो जाता है। तो हमने बीजी डैश बॉडी टेरिटरी या बॉडी सेकेंडरी कलर था, आई थिंक सबटल था, वो जो लाइट सा था, बीजी डेंजर सबटल, क्या है इसका, ग्रे सेकेंडरी आता है ना, हाँ सेकेंडरी सबटल, ये कलर, ये कलर, ठीक है। इसके बाद इसको जो है पैडिंग लगी हुई है, तो हम P-3 कर देते हैं, सेव करते हैं, तो 3 हो गई। और इसको ये नीचे क्यों नहीं जाने दे रहा, क्या मसला आ रहा है। तो ये जो है हमारा, ये कंटेनर है, सेक्शन को py6, अच्छा मैं भी कहूँ पैडिंग क्यों नहीं लगी, तो ये क्लास लगानी है ना हमने, क्लास है py6, ठीक है ना। अब ये सेंटर ठीक हो गया। ये हमारा डिज़ाइन कैसे है, थोड़ा सा देख लें। कलर अभी भी लाइट है और पैडिंग ज़्यादा है, 5 कर देते हैं, कितने की है मैंने, 3 की, 4 कर देते हैं, 4 करते हैं। और कलर इससे मज़ीद लाइट है, वो हमें फिर ख़ुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसी के साथ चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बूटस्ट्रैप की ही क्लासेस यूज़ करें, ठीक है जी। इसके अंदर इनके कलर और इनके कलर जो हैं वो ग्रीन कलर हमारा चल रहा है, वो लाइट सा, तो ये वही है आइकन्स का कलर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और टारगेट करते हैं इस आईडी को। मैं कहता हूँ कि इस आईडी के अंदर जो आई टैग्स हैं, जो आइकन ही होंगे, उनका जो कलर है वो आपने वार प्राइमरी कलर करते हैं, और फॉन्ट का जो साइज होगा वो 20 px करते हैं। सेव करते हैं,
ये ग्रीन कलर हो गया, और क्योंकि ये ग्रे ज़्यादा है इस वजह से वो वाज़े नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें, होवर के ऊपर तो हम इसको हेडिंग को चेंज कर लेते हैं। इसका कलर ठीक हो गया, फ़ॉन्ट का साइज़ अभी और बड़ा करना पड़ेगा, 20 से मैं 30 कर देता हूँ। सेव करते हैं तो ये ठीक है। अच्छा, और इनके नीचे मार्जिन है, इसके नीचे भी मार्जिन है, तो हम तीनों के नीचे मार्जिन लगाते हैं, दोनों के नीचे। आई टैग्स MB3 और ये हेडिंग, इसको भी हम क्लास डिस्प्ले कर देते हैं 4 और MB3 सेव करते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ी हो गई, डिस्प्ले 6 करते हैं, ये भी बड़ी लग रही है ना, हाँ काफ़ी बड़ी, ये नहीं लगेगी इसको, बस हेडिंग ही रखते हैं MB3, बस ठीक है। और नीचे ये फ़ॉन्ट आ गया, बस इसके नीचे तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है ना टेक्स्ट, ये 2 कॉलम में है, तो 2 रोज़ में है, थोड़ी सी हमारी कम है टेक्स्ट, तो इसको मज़ीद जो है हम बढ़ा देते हैं ताकि इसकी ये जो हाइट है ना ये बन जाए। ठीक है, अब इस कॉलम को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 3 दफ़ा, बस ये आपके बन गए। इनके आइकन्स चेंज कर दो आप। दूसरे में क्या लगा हुआ है, ये कोई स्क्वायर सा है, स्क्वायर सा हम ये लगा देते हैं, कोई भी लगा देते हैं, कोई स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर में हमें वो होता है, आई थिंक उस आइकन का कुछ नाम था मेरे जहन में, ये रहा, क्या नाम है, बॉक्स सर्कल, बाउंडेड बॉक्स। ठीक है जी, सेकंड में आ गया ये बाउंडेड बॉक्स सर्कल, और इसमें MB3 सेव किया। और तीसरा कौन सा है, कैलेंडर, तो यहाँ पे हम सर्च कर लें कैलेंडर को, CLENDAR, कैलेंडर ले लेते हैं कोई भी, ये मैंने क्लिक किया। ये वैसे ये नीचे लिखा हुआ है ना कैलेंडर डे, यही क्लास होती है। आप यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना आर्ट बी, ये वाली कैलेंडर डैश डे, ये क्लास है। नहीं है ये, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, यही क्लास होनी चाहिए थी वैसे, बस में नेट नहीं चल रहा तो लोड नहीं हो रहा होगा। नेट को क्या मुसीबत हो जाती है। बी कैलेंडर, हाँ बी साथ लगाना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये BI डैश कैलेंडर डे ऐसे, ठीक हो गया, कैलेंडर आ गया। और इनके नीचे हमने MB3 था, MB4 करें, MB4 है ना, हाँ MB4, MB4 सेव किया मैंने, तो इसके नीचे मार्जिन लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, इनके नीचे मार्जिन लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा, इसको क्यों नहीं लग रहा, इनलाइन है, इनलाइन को वर्टिकल में मार्जिन नहीं लगता होता, तो इसको आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, या फिर आप यहाँ पे, मैं रूट में ही आई टैग्स को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि आई टैग हमारे ज्यादातर आइकन के ही होंगे, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ सबको। ऐसे काम जो मुझे सारों पे ही करना है उसको मैं अलहदा से कर दिया इधर, मुझे पता है कि आई टैग मैं यूज ही वहां पे करूंगा जहां पे आइकन लगने होंगे। ठीक हो गया, ये आपका ये सेक्शन भी हो गया। ठीक है, कलर इसका बस लाइट करने वाला वो कर लेते हैं, और भी कहीं पे यूज हो रहा है कलर, ये लाइट बस कहीं पे यूज नहीं हो रहा, बस खैर आगे चलते हैं। अब ये सेक्शन तो बना लोगे, अब बताओ इसमें क्या मसला था कि समझ नहीं आया जो आपको।
क्या शॉर्ट मतलब साइज कम करूं? हाँ जी, हाँ जी। इसको क्या नहीं आ रहा था, इसमें क्या मसला? वो आप दिखाओगे तो समझ आएगी, ऐसे नहीं पता लगेगा। उसको छोड़ दो, वेबसाइट को छोड़ दो, इन्होंने कुछ और किया होगा, आपने जस्ट इसी का मेन्यू बस लगाना है, बस बात खत्म। हाँ जी, ये आपने करना है, उन्होंने तो कुछ और भी किया होगा सेंटर में इधर उधर, बहरहाल आपने ये करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी। अभी के लिए बस इसको फॉलो करो, इसकी नैप बार लगा दी, सेटिंग कर दी, दैट्स इट। रिस्पॉन्सिव है ये। यहां पे देखो, अब ये साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब आ जाओ आप। अब ये इसीलिए मैंने कहा था कि जब करोगे तो चीजें समझ आती है। अब जो चीज करोगे ना अपने हाथ से, वो भूलती नहीं है। ये मैं सारा भी आपको पढ़ा दूंगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा, भूल जाओगे आप। कौन से हमें नहीं याद रहती, आपको क्या याद रहेंगी क्लासेस? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मसला क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि मार्जिन बॉटम लगे, लेकिन एमडी के बाद ना हो, एमडी से नीचे नीचे मार्जिन बॉटम लग जाए, ठीक है, कॉलम के नीचे। ये हमारा सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए हम आते हैं इधर, यहां पे हमने गैप्स पढ़े थे, स्पेसिंग, सॉरी स्पेसिंग, वो जो एम बी था ना, एम बी मतलब क्या है, मार्जिन बॉटम, ठीक है। और एस, ये साइड्स हैं, टी टॉप, बी बॉटम, एस लेफ्ट यानी कि स्टार्ट, और टी ई एंड यानी कि राइट साइड, एक्स मीन एक्स एक्सिस राइट लेफ्ट, और वाई मीन टॉप बॉटम, और उसके बाद ये नंबर्स थे, साइजिंग। और हमारे पास 5 तक होता है, तो आगे करने के लिए मैंने 6 अपनी तरफ से बना ली, 6 7 8 जैसे आप नाम मैंने जरा उसे मिलता जुलता दे दिया, ताकि मेरे जहन में ये रहे कि इस तरीके से 5 से 6 भी है। अच्छा, यहां भी ऊपर आओगे ना आप, तो यहां पे आपको एक और चीज समझ आएगी। द क्लासेस आर नेम्ड यूजिंग द फॉर्मेट प्रॉपर्टी, मीन एम फॉर मार्जिन, पी फॉर पैडिंग, साइड ई एंड टॉप बी, साइज और उसके बाद डैश और साइज यानी 1 2 3 4, फॉर एक्सिस स्मॉल स्क्रीन, ये चीजें इस तरीके से भी लगती हैं। फॉर एक्सिस, सॉरी फॉर एक्सिस का मतलब है स्मॉल स्क्रीन तक, यानी कि 0 से लेकर 768 576 तक। फिर वो कह रहा है कि एंड प्रॉपर्टी साइड ब्रेक पॉइंट्स साइज फॉर एस एम एम डी एल जी एक्सएल एंड डबल एक्सएल। वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मैंने स्क्रीन साइज के ऊपर लगाना है एम डी पे, सॉरी ये कहाँ आ गए हम, ये कॉलम्स पे आ गए, कॉलम्स के नीचे लगाना है ना मार्जिन, तो मैं कहता हूं MB3 MB5 लगाता हूं, ताकि ज्यादा मार्जिन हो, समझ सही आए, तो मेरा मसला हल होता है। लेकिन जब ये बड़ी स्क्रीन में जाएगा, तो यहां पे भी मार्जिन इसके नीचे, अभी ये डिजाइन खराब नहीं हो रहा, वरना डिजाइन खराब हो जाता है। ये देखो नीचे इसके मार्जिन लगा हुआ है, इस स्क्रीन पे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ मीडियम स्क्रीन तक, मीडियम स्क्रीन तक, ये याद रखना। समझ आ रही है बात की? अच्छा, हम इसको कहेंगे, अब ये कहां पे जाके लगता है, ये सॉरी नॉर्मल लग रहा है, मार्जिन बॉटम 5 सब पे लग रहा है, 0 से लेकर सारे स्क्रीन पे। मैं इसको कहूंगा कि MB-MD-5, ठीक है। अब मैं इसे कह रहा हूं कि जब MD स्क्रीन शुरू हो, तब इसको मार्जिन 5 लगा दो, कोई मार्जिन नहीं है। जैसे ही मैं MD स्क्रीन क्रॉस की मैंने, ठीक है, तो इसके नीचे मार्जिन लग गया, ये देखो, इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं, ये लग गया, इससे नीचे नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं इसको कि MB मार्जिन बॉटम, ब्रेक पॉइंट
हमारा एक्सेस एमडी एलजी वगैरह, और उसके बाद 5। मैं कह रहा हूं कि जब एमडी स्क्रीन स्टार्ट हो, जैसे ये काम हो रहा है ना, एमडी स्क्रीन स्टार्ट हो तो 4 कॉलम हो जाए, 4 4 के ग्रुप बन जाए। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जैसे ही एमडी स्क्रीन स्टार्ट हो तो इसको 5 का मार्जिन लग जाए बॉटम पे, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए कम, यानी इस एमडी से नीचे नीचे, एमडी के बाद नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आके मैं लिखता हूं एमबी डैश, फर्ज करो 4 लिख दिया, और मैं आके कहता हूं कि एमडी डैश 0। अब क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि MB4 लगा दो, मार्जिन बॉटम सब पे लगा दो 4 का, लेकिन जैसे ही एमडी स्क्रीन स्टार्ट होना तो 0 कर देना, क्योंकि मुझे बड़ी स्क्रीन पे नहीं चाहिए। बस काम हो गया आपका। इसको अब आप सब पे अप्लाई कर दो, सेव किया, लग रहा है मार्जिन, ठीक है। जैसे ही एमडी स्क्रीन क्रॉस हुई, ये देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं, ये देखो अब नहीं है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट के हिसाब से भी हम मार्जिन पैडिंग लगा सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने कहा MB4 सब पे लगा दो, क्योंकि मिन से ऊपर जाती है ना, 0 से ऊपर की तरफ जा रही है, मिन विड्थ चलती है। मैंने कहा कि जैसे चलती गई चलती गई, मैंने कहा जब MD स्टार्ट हो तो 0 कर देना, मार्जिन बॉटम वही जो लगाया हुआ था वही 0 कर दिया, MB मार्जिन बॉटम डैश MD, स्क्रीन स्टार्ट हुई डैश 0। तो ये आपका रिस्पॉन्सिव मार्जिनिंग हो गई, लगा हुआ है। जैसे ही बड़ी स्क्रीन हुई तो ये मार्जिन आपका खत्म, ठीक है। ये इस तरीके से साइड्स के थ्रू भी हम लगा सकते हैं, SM पे, MD पे, LG पे, एक्सेल, जिस पे भी हमें लगाना हो, ठीक हो गया। ये चीज आपको अक्सर जगह पे मिलेगी, ये डिटेल आप पढ़ोगे तो इसमें ये चीजें होती हैं कि रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। इसी तरह फ्लेक्सेस हैं, जहाँ पे फ्लेक्स जो है इसके भी इसी तरह रूल्स हैं। डीफ्लेक्स करना है, लेकिन मैंने फ्लेक्स करना है MD स्क्रीन से, तो वो भी नीचे है, डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। ये कॉलम वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे देखो जस्टिफाई कंटेंट, फिल, ग्रो, अलाइन, विड्थ, रैप, अलाइन, मीडिया, यहाँ पे मीडिया ऑब्जेक्ट, ये आ रहे हैं, ये देखो अलाइन कंटेंट स्टार्ट, अलाइन कंटेंट एंड, अलाइन कंटेंट, ये आ रहा है, ये आ रहा है अलाइन कंटेंट SM स्टार्ट, अलाइन कंटेंट SM एंड, ठीक है। सेंटर, ये सारों के SM, MD, LG के साथ आप लगा सकते हो, वो जो हमने अलाइन कंटेंट सेंटर किया, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम यहाँ पे करें, ये हमारी है, तो यहाँ पे देखो, तो ये ठीक चल रहा है, मेरा ख्याल है ठीक है। वरना प्रॉब्लम होती है कि अलाइन कंटेंट सेंटर में करना है, कहाँ से करना है, तो हम वो उस मीडिया क्यूरी से, मीडिया क्यूरीज हैं वो, MD जो है ब्रेक पॉइंट्स मीडिया क्यूरीज है बेसिकली, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना कंटेंट, ये बिल्कुल इसके साथ लग गया एज के, ठीक हो गया। ये जब X ये आएगा 576 से नीचे, ये देखो जैसे 576 आएगा, ये अब ठीक हो गया। लेकिन इससे नीचे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, बाकी ठीक चल रहा है लेकिन ये सही नहीं चल रहा ज़रा, तो इसके मैं राइट लेफ्ट पे ना पैडिंग लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ, अब देख लो, ये नैब है तो इस नैब को बंद किया मैंने, यहाँ पे थी, यही है ना 6 कॉलम्स। तो मैं कहता हूँ PX पे, इसी को लगानी है ना, हाँ, PX पे 5 लगा दो, PX 5 कर दो, ठीक होगी। लेकिन बड़ी स्क्रीन पे मुझे देखो खराब हो रहा है क्योंकि पैडिंग लगी हुई है ना, तो वही रूल 5, जैसे ही PX डैश SM स्टार्ट हो, 768 स्टार्ट हो तो इसको 0 कर दो, सेव किया मैंने, ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी आपका टच नहीं हो रहा, ठीक हो गया।
इसके ऊपर थोड़ी सी आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, ये पढ़ा देने से फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये अब बेसिक जो असल आपको करवानी थी वो CSS HTML अच्छे तरीके से इसीलिए करवाई है। ये चीज़ें तो क्लासेस हैं और कुछ भी नहीं है, पीछे वही चीज़ चल रही है। अच्छा जी, आगे देखते हैं इसमें अगला क्या है, अबाउट सेक्शन, और नीचे ये बाकी तो सारे वही हैं। ये सेक्शन थोड़ा सा है, इसे कहते हो तो मैं बना के दिखाता हूँ कि ये ऊपर कैसे होता है। मुझे नहीं लगता अब इसके अंदर इसमें क्या मसला आएगा। ये दो है, एक इमेज है राइट साइड पे, ये चीज़ें हैं। ये आप ULLI लगा देना, लिस्ट है, ठीक है। ये आइकन ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है, मिल जाए तो लगा देना, ना मिले तो कोई मसला नहीं। इसके बाद ये फिर एक नई रो, ये 6 की रो, आगे फिर एक और रो, ठीक हो गया। इसमें 3 3 के 4 कॉलम। हाँ ये काउंट होते हैं, ये अभी हमारा काम नहीं है, आगे चल के देख लेंगे। ये भी जैसे हमने वो लाइब्रेरी लगाई थी ना AOS की, इसी तरह आपको लाइब्रेरीज मिल जाएंगे, इसके भी देख लेंगे। अभी आप कंप्लीट करो ये चीज़ें, देख लेंगे। ये भी वही, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज़ है। डिस्प्ले इसको इनलाइन ब्लॉक करोगे, मार्जिन राइट लेफ्ट करोगे, या इसका पेरेंट बना के टेक्स्ट, ये बल्कि इसी को, इसका जो पेरेंट होगा इन तीनों को, उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना, क्योंकि सारा कुछ ही सेंटर में है। टेक्स्ट सेंटर की क्लास है, अभी बता रहा हूं मैं। पोर्टफोलियो, और इसके ऊपर अब ये चीजें चल रही है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये लिंक लगाओ, नीचे 3 इमेजेस, ब्लॉग बनाओ, इमेजेस लगाओ। अब ये जो ऊपर आता है, ये सेक्शन आपको मैं बना के दिखा दूं, पोर्टफोलियो का। अभी इसमें वही चीजें यूज करूंगा जो हमने पढ़ी हुई है, उम्मीद है वही उन्हीं से काम हो जाएगा। सेक्शन ID पोर्टफोलियो क्लास py6 div क्लास कंटेनर और div क्लास रो div क्लास call -md-4, 3 है ना। अच्छा, इनके पीछे इमेजेस ही हैं, तो मैं सेव इमेज करता हूँ। तो ये app1 सेव इमेज, सही जा रहे हैं। app2 सेव इमेज और इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे imgsrc./assets images app1, और इसको क्लास लगा देंगे img fluid की, ठीक है। और इसके अंदर अब इसी के अंदर रख रहा हूँ। अच्छा ये मैं फिर भूल गया, ये ज़रा ध्यान रखा करो, एक डिव लगा लिया करो, बेहतर, ठीक है। और इसके अंदर ये डिव क्लास इसको दे रहा हूँ मैं इन्फो, port-info, वो जो आपकी हुवर होके आती है। अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं इसी को ही इसके ऊपर लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये इमेजेस जो हैं, अभी कैसे सेटिंग करेंगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी फिल कर लें कि इसमें आया है क्या। एक ये आइकन लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं है, जस्ट आपने असल चीज़ है कि ये इस तरह एनिमेशन लेकर आनी है, ठीक है। तो ये मैं app1 और कुछ टेक्स्ट, बस ये यहाँ पे डिव के अंदर मैं ये लगा रहा हूँ, डिव H5 कर रहा हूँ, app1 p टैग और lorem4 सेव किया मैंने। देखते हैं हमारे पास क्या बना है, ठीक है जी। ये आ गया और ये इमेज आ गया, ठीक है। इसी को एक दफ़ा के लिए मैं 3 दफ़ा कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ठीक है जी। 3 इमेजेस आ गई। अच्छा, इनके पीछे जो है ये जो पोर्ट इन्फो है, अब इसकी हम करते हैं CSS। सारा काम वही है, हमने किया होगा, कोई चीज़ ही नहीं होगी। बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, लेकिन उसकी ओपेसिटी ज़रा कम है, तो यहाँ पे लाके मैं नीचे कहीं पे ओपेसिटी सेट कर देता हूँ आर्जी तौर पे। अच्छा, और ये जो है ये डिव है,
इसका बैकग्राउंड कलर बल्कि कुछ और रखते हैं एक दफ़ा ताकि नज़र आए आपको, ये रेड रख देता हूँ। तो ये डिव है, ठीक हो गया। इसको अब इसके ऊपर लेके जाना है, तो क्या करूंगा, पोजीशन एब्सलूट करके जा सकती है इसके ऊपर, तो इसको मैं करता हूं पोजीशन। अच्छा, अब ये चीजें हमें वहां पे मिल जाएंगी, मैं सी एस एस यहां से करता हूं। तो ये डिव है, तो एब्सोल्यूट लिखोगे, पोजीशन एब्सोल्यूट की क्लास है, ठीक है। लेकिन इसका कंट्रोल, इसका वहां जीरो पे लेके जाना है, इधर लेके जाना है, तो कंट्रोल इसका सही नहीं है, इन्होंने 2 4 दिए हुए हैं, तो हमने अपनी तरफ से करना है, लेकिन क्लासेस यहाँ पे लगा सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, कुछ लिखना शुरू करोगे तो ये आपको कुछ ना कुछ सजेशन में मिल ही जाएगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये रिलेटिव किसके होगी, अपनी इस पेरेंट डिव के, ठीक है। इनको भी मैं रिलेटिव, अच्छा एक उसके अंदर अगर आपने चेंजेस करनी है, आर्ट दबा के ना आप इस तरह से भी एक टिप दे रहा हूं, ऐसे 3 कर्सर आ गए, क्लास और पोजीशन रिलेटिव, मेरा ख्याल है यही क्लासेस हैं ना, ठीक है। ये एब्सोल्यूट हो गई, ठीक है। अब इसको टॉप बॉटम शॉटम है वो हम यहाँ से हैंडल करेंगे, क्योंकि उसमें है सही इनकी, यहाँ पे अगर आप आओगे ना, यहाँ पे पोजीशनिंग की ये पोजीशन है, टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं इनके, उन्हें हमसे ज़्यादा CSS आती है, उन्होंने चीज़ें बना के रखी हुई हैं। नेट स्लो हो गया, चलो। अच्छा जी, इसको मैंने लगाना है बॉटम पे, बॉटम 0 और लेफ्ट जो है वो 0, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आ गए, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ सेट करते हैं, इस डिव की हम विड्थ कर देते हैं, विड्थ कर देते हैं 90%, ठीक हो गया। और अच्छा हमें ना ये क्योंकि पोजीशन एब्सलूट है तो हमें मैनुअल ना इसको लेके आना पड़ेगा सेंटर में, तो ये आपको ना मैनुअल लेके आना पड़ेगा ज़रा, ठीक हो गया। यहाँ पे सेंटर में है तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे है 23 पे सेंटर पे नज़र आ रही है मुझे, और बॉटम से भी थोड़ा सा इसे ऊपर करते, यहाँ पे हो गया 12 23, ये आप अपने अपने हिसाब से, और इसके अलावा यहाँ पे इसको पैडिंग भी दे लें 10 px, तो ठीक है। तो ये 12 23 हमने यहाँ से लगाना है, और पैडिंग के लिए फिर मैं वही क्लास यूज़ करूँगा। हाँ विड्थ भी लगाई है हमने, विड्थ इसको लगाई है 90%, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव किया मैंने, और यहाँ से आके मैं क्या लगाना था इसे, पैडिंग P-2 है हमारी कितनी, 3 हमारी 16 होती है, 2 होगी हाफ 8 पिक्सल, तो मैं 3 लगा के देखता हूँ, P3, ज़्यादा होगी तो कम कर लेंगे। सेव किया मैंने, तो ये ठीक है। थोड़ी सी और, थोड़ी सी हमें क्या दे रही है इसको, हाइट में क्या चीज़ लेकर आ रही है इसको, ये देखो इस इस पैराग्राफ के ना नीचे मार्जिन लगा हुआ है, तो इस नीचे वाले मार्जिन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इस ये खुद ही लगा देता है, बूटस्ट्रैप का ये है, तो क्लास MB-0, तो ये उठा के मैं इस पे भी लगा देता हूँ, और ये उठा के, शुरू में आपको ये मुश्किल ही लगेगा, लेकिन जब आ जाएगी चीज़ फिर आपको इजी लगेगी, फिर आप कहोगे ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, फिर आप बगैर CSS करने बैठोगे, आप कहोगे ये क्या काम है भाई, ठीक है। कुछ यहाँ पे है, इसकी ओपेसिटी ज़रा बढ़ा दें, कुछ यहाँ पे है, और कर दें, यहाँ पे फुल है, यहाँ पे है कोई, ठीक है। मैंने बाहर क्लिक किया, और इस कोड को उठा लो, या आप यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हो, RGBA कलर आ रहा है इधर, ये आ रहा है, ये वाला कोड उठा लो बेशक, FFFF
EB, ठीक है, तो ये हम इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारा काम है कि जब ये माउस इसके ऊपर आएगा तब ये शो होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये है हमारा, ये जो पेरेंट है ना, पेरेंट डिव जो है, इन दोनों का जो पेरेंट है, उसके ऊपर जैसे माउस आता है तो ये डिस्प्ले इसका ब्लॉक। ठीक है जी। इनिशियल में ये पड़ी होगी ओपेसिटी 0 पे। ठीक हो गया। इनका जो पेरेंट है सबका वो है ये डिव क्लास। इसको कोई क्लास नहीं लगी हुई तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ ताकि जिसको मैं CSS में टारगेट कर लूँ। तो मैं कहता हूँ एच पेरेंट, नाम देख लेना आप जो भी देना हो। तो ये मैं इन सब के जो पेरेंट है उसको लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब मैं यहाँ पे आके इसको टारगेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जब भी इस पे हुवर हो क्या होगा, किसकी, यहां पे आपने देना है स्पेस। अब आप इसके अंदर के चाइल्ड को टारगेट कर सकते हैं। अंदर का चाइल्ड है डॉट पोर्ट इन्फो। अब क्या होगा कि जब इस पे होवर होगा तो उसके अंदर ये वाली जो है इसकी ओपेसिटी 1 हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे यहां नीचे ले आता हूं, सेव करते हैं। 0 है, हो रही है। अभी एनिमेशन भी करते हैं इसका, वो कर्सर पॉइंटर भी करते हैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इस पोर्ट पे हम लगाएंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन और ट्रांजिशन, पहले ट्रांजिशन लगाते हैं। मैं ऑल कर रहा हूँ 0.5 सेकेंड और ईज कर रहा हूँ। सेव करते हैं, हो गई। कर्सर इसका पॉइंटर नहीं हुआ, हाँ वो ठीक है, गलत जगह पे लगा दिया मैंने। ये एच पेरेंट को यहाँ अकेला टारगेट करके एच डैश पेरेंट यहाँ पे कर सकते। ये काम हो गया। अब इसको नीचे से ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ आता है तो उसके मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, पहला है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। तो मैं कहता हूं 10px और इस पे ये 0 रहे, या सिर्फ मैं इसको ऐसा कर लेता हूं ट्रांसलेट, सॉरी वाई एक्सिस टारगेट करना है ना, तो ऐसे हम 10px, ये मेरा ख्याल है ये पड़ा है ना, इधर से ऊपर जाना है तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में जहां पड़ा हुआ है वहां से ऊपर की तरफ लेके जाना है तो नेगेटिव, आई थिंक नीचे पॉजिटिव होता है। देख लेते हैं, अभी मूव नहीं कर रहा। अच्छा ये सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये ऊपर पे आई थिंक आएगा। आ गया। ये चीज़ थी, वही चीज़ें यूज़ की है मैंने जो। ये अब दिमाग आपने थोड़ा सा, जब टूल्स का अच्छी तरह पता लग जाएगा ना, टूल्स का यार ट्रांसलेट क्या करता है, ओपेसिटी क्या करती है, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, फिर उनका यूज़ आता है। तो वही टूल्स हैं, वही टूल्स को अब यूज़ करके काम कर रहे हैं। ओपेसिटी आपने 0 रखनी है, डिस्प्ले नन नहीं रखना। डिस्प्ले नन जब करते हैं ना और डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं तो हुवर के अंदर ना वो कुछ ट्रांजिशंस वगैरह नहीं चलती। तो एक दफ़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ओपेसिटी का मतलब है 0 है, पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही हम ऊपर आएंगे तो उसके बाद ये एनिमेशन जो आपको ट्रांजिशन चल रही है ना, ये आपकी जो पड़ा होता है ना ऑब्जेक्ट उस पर चलती है, क्योंकि डिस्प्ले नन जो होता है ना वो व्यू से ही निकल जाता है। हमने देखा था डिस्प्ले नन और ओपेसिटी 0 में फ़र्क, कि जैसे डिस्प्ले नन करते थे तो व्यू से ही निकल जाता था, वो जगह छोड़ देता था अपनी, तो वो ये समझते हैं कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो CSS की फिर उस पर चलती नहीं है चीज़ें। तो ये आपका ये चीज़ ऐसे बननी थी। ठीक हो गया।
बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ मुश्किल है। बाकी से रिस्पॉन्सिव आप जब ये खुद करोगे खुद ब खुद ही रिस्पॉन्सिव है। 90% तो खुद ब खुद ही रिस्पॉन्सिव होंगी चीज़ें, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर से यूज़ करोगे तो 90% तो ये खुद ही सेटिंग हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी ठीक हो गया। 90% तो आपकी खुद ही सेटिंग हो जाती है। लेकिन आप चाह रहे हो कि इस स्क्रीन के ऊपर भी हमें दो कॉलम मिले, या यहाँ इस स्क्रीन पे 850 यानी 768 तक एमडी पे जाके 3 ना हो, या एलजी पे जाके 3 हो, या 2 हो जाए, तो वो अलग अलग क्लासेस फिर आप लगाओगे। ठीक है, तो और इसमें कुछ मुश्किल, ये भी वही चीज़ है, एक बना लो कॉपी पेस्ट कर दो। स्लाइड में लगाना चाहो तो स्लाइड में भी लग सकता है ये, लेकिन अभी के लिए आप स्लाइड में ना लगाओ, स्लाइड मोस्टली जो है ना वो यहाँ पे चल रही होती है। इसकी आपको CSS करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, या फिर यहाँ पे देख लें हम, जो हमारे पास इसका जो कंपोनेंट है उसमें ये ऑप्शन है, कैरोसल में जाएं। हम ऐसा करते हैं, एक मिनट यहाँ पे नीचे आओ ना, इसके एग्जाम्पल्स में देखो किसी में ऐसी एग्जाम्पल है जिससे वो बन जाए। नहीं, इसका मतलब है वो चीज़ बनाने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा CSS करनी पड़ेगी। एक स्लाइड के अंदर 3-3 ये रखें, कुछ ऐसे हमें करना पड़ेगा। बाकी ये भी इजी है, ये मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करके लेके आया था, तो उसी तरीके से आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके ऊपर ले आओ, और ये जस्ट ये आधी नीचे आधी ऊपर, टॉप बॉटम को आप ऊपर नीचे करके आप कर लेना। ठीक हो गया। और इसमें कुछ फॉर्म्स हमने देखने, अभी आप यहां तक बनाओ, यहां तक। ठीक है, इसके नीचे ये जो स्लाइड चल रही है ना, ये हम थोड़ा सा ना जावास्क्रिप्ट देख लेंगे, कोई लाइब्रेरी, बल्कि इसको छोड़ते हैं, जावास्क्रिप्ट हम उसी में देखेंगे। ये आप बनाओ, फॉर्म्स को हम देख लेंगे, इसको फॉर्म, बल्कि फॉर्म, अब टाइम हो गया है, 1 घंटे 12 मिनट का लेक्चर हो गया, ये इतना बहुत है, कल हम फॉर्म्स को देख लेंगे, फॉर्म्स कैसे काम करते हैं। कोई पूछना है इसमें तो पूछ लो। ये जो नंबर चल रहे होते हैं ये जावास्क्रिप्ट है, इसको छोड़ दो। ये भी जावास्क्रिप्ट है, ये भी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर था। हो सकता है यहाँ पे स्क्रोल टू स्क्रोल टू टॉप कुछ हो इसमें, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई कंपोनेंट है नहीं। स्क्रोल स्पाई है, ये और चीज़ है। स्पिनर है, ये हम स्पिनर भी यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें जावास्क्रिप्ट में जाके यूज़ होंगी। ठीक है, तो वो वहाँ पे देखेंगे। चले, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसको, इन चीज़ों को इग्नोर करो, अभी जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि इग्नोर करो तो करो उसे। अभी आप इसी में फंस गए हुए हो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, ये आपकी वही लाइब्रेरी चल रही है, वो जो हमने AOS लाइब्रेरी लगाई थी, उसके अंदर ऑप्शन है AOS, मेरा ख्याल उसमें ऑप्शन नहीं होगी ऑन स्क्रॉल, ये सारी जो है ना, इसे हम कहते हैं स्विंग आई थिंक, या बल्कि ये तो आप इसमें भी बना सकते हो, ये एनिमेशन तो आप उसमें भी बना सकते हो अपना CSS के अंदर, एनिमेशन वाली लाइब्रेरी। ये देखो ना, ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल तो नहीं है ये एनिमेशन। ये आप इधर आओ, यहाँ पे आके आप एट की फ्रेम, ठीक है, आइडेंटिफायर मैं इसे कहता हूँ, क्या होती है ये ऊपर नीचे होने वाले को, स्विंग अप डाउन तो है, इस मूवमेंट को कुछ कहते हैं, यानी इस मूवमेंट को क्या कहते होते हैं, जंपिंग कह लो, या चलो अप डाउन लिख देते हैं। अच्छा जी, अप डाउन, 0% पे ये हो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट y एक्सिस -10px, ठीक है, और 100% पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y 0, यानी माइनस ऊपर जाए नीचे है, ऐसे ही ना,
तो अब इसको हम लेके चलते हैं, इसको कोई क्लास लगी हुई है, इमेज को एक क्लास लगा लेते हैं हम। इमेज फ्लूइड को जाकर टारगेट नहीं कर देना, अपनी लगानी है, हीरो डैश आई एम जी। ठीक है जी, हीरो आई एम जी यहीं पे लगा देते हैं, डॉट हीरो डैश आई एम जी, एनिमेशन एनिमेशन डैश नेम अप डाउन। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं चलती है एनिमेशन हमारी। अच्छा, इसके 2-3 चीजें लिखनी पड़ेंगी फिर ये चलेगा। हैं, अप डाउन गलत लिखा हुआ है, अप डाउन DOWN लिख दिया, अप डाउन स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी भी ना ये 1-2 चीजें और देने थे, एनिमेशन ड्यूरेशन 1 सेकेंड, और एनिमेशन इटरेशन काउंट इन्फिनिट, ताकि इनफिनिट यानी कि चलती रहे। बस आई थिंक इससे चल जाएगी, ये तो उनकी है, अपनी है। अच्छा, फिर तो ठीक चल रही है। अच्छा, अब ये नीचे से ऊपर हो रही है, तो हमने करना है इसको एनिमेशन डायरेक्शन फिल मोड बैकवर्ड, नहीं, एनिमेशन डायरेक्शन है, एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी यूं, अल्टरनेट का मतलब होगा इधर लगेगी आएगी, लगेगी आएगी। उम्मीद है इससे हमारी एनिमेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया, और एनिमेशन काफ़ी बेहतर हो गई है, एनिमेशन फंक्शन फिल मोड है, इट्रेक्शन काउंट है, डायरेक्शन है, प्ले स्टेट है। अब इनकी देखनी पड़ेंगी कि ये टाइमिंग फंक्शन, तो ईज कर देते हैं, सेव करते हैं। काफ़ी बेहतर हो गई। टाइम इसका जो है ना, हम 1 सेकेंड से बढ़ा के 2 सेकेंड कर दें, ज़रा स्लो स्लो चलेंगे। फ्रेश करते हैं, ठीक है। अब बेहतर है, काफ़ी बेहतर। अभी भी ना एक एक चीज़ और होती है इसके अंदर, वो फिल्म मोड है ना, आई थिंक उसको ज़रा स्टडी करना पड़ेगा, वो क्या कर रहा था इस तरह की एनिमेशन में। बहरहाल अभी भी बेहतर हो गई है, लग रही है ना एनिमेशन, बस ठीक है, बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट CSS के अंदर एनिमेशन इतनी ज़्यादा अच्छी चलती नहीं होती, तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज जो है ना वो अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं, 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक की एनिमेशंस बनती हैं उसमें। इसमें आई थिंक 16 में है या 30 फ्रेम्स होती हैं, मेरा ख्याल है। चलें, और कुछ? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको करवा दूं, एक चीज़ करवा दूं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रा समझ लो। अब है तो फिर इसको भी करके चलते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर है हमारा, अब हमारा ग्रीन कलर कौन सा है? वो लाइट सा, यहाँ पे डार्क है। अब हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। इसके लिए हम इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट, इसका एक तरीका तो है मैनुअल तरीका, एक इसका डायनामिक तरीका होता है, वो मैं देख लूँ ज़रा। तो यहाँ पे आपको BTN सक्सेस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे BTN, यहाँ पे आते हैं, इसका ना व्यू पेज सोर्स करते हैं, बूटस्ट्रैप, इसका ज़रा मिनिफाइड वर्जन तो हमारे पास होगा नहीं, तो इसको हम लेके आते हैं, लाइव पे चलते हैं, डॉक पे चलते हैं, और इसका जो अनमिनिफाइड वर्जन है ना वो देखते हैं, कॉपी। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखो, ये वेरिएबल्स इन्होंने ना बनाई हुई है कुछ, तो यहाँ पे ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का ना कोड आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये हम अगर इसको ओवरराइड करें, ये ग्रीन कलर है ना,
तो ये इसने ना वेरिएबल का नाम दिया हुआ है, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया इस पे, किधर गया, डैश डैश बी एस ग्रीन। अगर हम अपने रूट में इसको लेकर जाएं, इस वेरिएबल को टारगेट करें और इसका कलर हम ये कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये ग्रीन कलर हर जगह यही यूज़ करें। इसको मज़ीद जो है ना इम्पोर्टेंट भी कर देते हैं, सेव करते हैं, देखते हैं एक्सपेरिमेंट हमारा, नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये है BTN सक्सेस की क्लास, तो ग्रीन कलर इसने ओवरराइड नहीं किया। ये है BTN सक्सेस, BTN BG, BTN बॉर्डर कलर, BTN हूवर कलर और BTN ये हमें ना सारा ही BTN एक्टिव, BTN फोकस, BTN एक्टिव कलर, ये हैं वो क्लासेस जो आई थिंक ओवरराइड करते हैं हम इनको। ये मैं नए तरीके से करवा रहा हूँ, वरना दस्ती तरीका तो फिर और होता है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल्स ओवरराइड करती हैं कि नहीं। इसमें कॉपी किया मैंने, सेव किया, BTN BG, फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा? अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ठीक है, बूटस्ट्रैप से आ रही है BTN सक्सेस। अच्छा जी, ठीक है, तो हमने BTN सक्सेस को कॉपी की, सेलेक्ट किया और उसके अंदर उसकी जो सारी वेरिएबल्स हैं उनका नाम हम यहाँ से उठाते हैं ना, प्राइमरी कलर, और ये बार इसको वेरिएबल को वेरिएबल का कलर दे सकते हैं, ये भी देख लेते हैं आज। सही हो गया, ठीक है जी, ये आ गया आपका, ये ओवरराइड हो गया, ये ओवरराइड हो गया, ये ओवरराइड हो गया, कंट्रोल Z, ये ओवरराइड हो गया, और जहाँ जहाँ पे ग्रीन ये है बॉर्डर कलर, हूवर का कलर है, हूवर का कलर ज़रा थोड़ा डार्क है, तो हूवर का कलर मैं चलने देता हूँ, यही बॉर्डर का कलर हूवर का मैंने चेंज कर दिया, ये हूवर का BTN, कंट्रोल Z, ये डार्क ही रहने देते हैं ऐसे, ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं ओवरराइड करना। अभी ये मैंने ज़रा नए तरीके से मेरे जहन में था कि इस तरह भी कुछ हो सकता है, तो ये मैंने कहाँ से निकाली है क्लासेस, इंस्पेक्ट एली, जी जी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं हम, कोई चीज़ यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ करते हैं इसी पे ही इंस्पेक्ट कर लेते हैं, बल्कि मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको। ये है नैव, नैव के नीचे एक BTN ए टैग, क्लास BTN डैश डेंजर, सेव किया मैंने, तो ये किधर है बटन, ये बटन है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपकी ये क्लासेस पड़ी हुई, इन क्लासेस को मैंने सारों को कॉपी किया था, बल्कि ये पूरी की पूरी ये ऐसे की ऐसे मैंने कॉपी कर ली और जाके मैंने अपनी CSS के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया, कंट्रोल Z, कॉपी सही नहीं हुई, अब इतना तो हमें पता है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक हो गया, इस तरीके से मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं डेंजर की क्लास, फर्ज करो मैं कहता हूँ कि डेंजर का कलर ये ना हो, डेंजर का कलर जो है वो पिंक हो जाए, ठीक हो गया, BG कलर पिंक और बॉर्डर कलर भी सेम, कोड इसका उठा के कॉपी किया मैंने, हूवर रेड सही हो गया, तो पिंक हो गया, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओवरराइड करना, उसकी क्लासेस के ऊपर अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। और ये जो मैंने काम किया था PY6 वाला, इसे हम कहते हैं एक्सटेंड करना, मैं मजीद बढ़ा रहा हूँ चीज़ें, उसके अंदर
उसको तो नहीं एक्सटेंड कर रहा, बेसिकली वो तो वहीं पे पड़ी हुई है, मैं अपने तौर पे उसको एक्सटेंड कर रहा हूं, और इस तरीके से हम क्या कहते हैं, ओवरराइड करना। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी चीजों को ओवरराइड कर सकते हो। बाकी जो इसका ऑफिशियल तरीका होता है वो और होता है, उसके लिए आपको SASS आनी चाहिए। सैस एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ये बिल्ड हुआ हुआ है, वो आपको आनी चाहिए, तब ये होता है ओवरराइड, जो उनका ऑफिशियल तरीका है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें CSS आती है, हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। ठीक हो गया।